नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर 40। ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40 और सबसे पहले बात बिजनेस की। एनएससी की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामाकृष्णा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने भी चित्रा से पूछताछ की। साथ ही चित्रा, रवि नारायण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, यानी ये तीनों विदेश नहीं जा पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चित्रा से आज पूछताछ 2013 से 2016 के बीच एनएससी में कॉरपोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन से जुड़ी है। चित्रा नारायण एनएससी की एमडी और सीईओ रह चुकी हैं। उन्होंने 2016 में एनएससी से इस्तीफा दे दिया था। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सेबी ने एनएससी में अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी और एक गुमनाम व्यक्ति को सीक्रेट जानकारियां लीक करने के आरोप में चित्रा पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कारोबार के आखिरी दिन भी बाजार रूस यूक्रेन विवाद को लेकर चिंतित दिखा। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली रही। सेंसेक्स आज 404 अंक नीचे 57,488 पर खुला। इसने 58,175 का हाई और 57,488 का निचला स्तर बनाया। कारोबार के अंत में निफ्टी 28 अंक फिसलकर 17,275 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में करीब 60 अंकों की कमजोरी रही और ये 57,833 पर बंद हुआ। आज बाजार पर फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस स्टॉक ने दबाव बनाने का काम किया। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 12 बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 17 लाल निशान में बंद हुए। बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक्स में एचडीएफसी लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रोज, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज रहे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, टाटा स्टील, मारुति में भी तेजी रही। गिरने वाले प्रमुख शेयर्स में इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, पावर ग्रिड और एयरटेल शामिल रही। बजाज फिनसर्व, विप्रो, एशियन पेंट्स, आईटीसी, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और टाइटन भी गिरने वाले शेयर्स में रहे। इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने तत्काल प्रभाव से डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। इंडिगो बोर्ड को लिखे गए पत्र में गंगवाल ने कहा कि वो इंटरग्लोब में अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे अगले 5 साल में बेच देंगे। गंगवाल के पास इंटरग्लोब में 14.65% और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल के पास 8.39% हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि दूसरे को फाउंडर राहुल भाटिया के साथ जारी विवाद के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। दोनों के बीच एयरलाइन चलाने को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है। एलआईसी के आईपीओ की तैयारियां तेज हो गई हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एलआईसी के आईपीओ का साइज $8 अरब यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी आम निवेशकों से पहले एंकर निवेशकों के लिए 11 मार्च को अपना आईपीओ खोलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंकर निवेशकों के 1-2 दिन बाद इस आईपीओ को आम निवेशकों के लिए खोला जाएगा। 11 मार्च को शुक्रवार है। ऐसे में माना जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ सोमवार 14 मार्च को आम निवेशकों के लिए खुल सकता है। सूत्रों का कहना है कि एलआईसी के आईपीओ को मार्च के पहले हफ्ते तक सेबी से मंजूरी मिल जाएगी। एलआईसी आईपीओ के अलॉटमेंट में पॉलिसी होल्डर्स को रिजर्वेशन देने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए एलआईसी ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। पॉलिसी होल्डर को रिजर्वेशन का फायदा मिले, इसके लिए उसकी पॉलिसी का पैन से लिंक होना जरूरी है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी पैन से लिंक नहीं है तो उसे 28 फरवरी तक लिंक कराना होगा। जिसके पास 13 फरवरी तक पॉलिसी है वही इस रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी पॉलिसी खरीदी है, आप इसका फायदा नहीं पाएंगे। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद एन्युटी पार है व्यक्ति को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी न्यू एज टेक कंपनियों के आईपीओ पर सख्ती की तैयारी में है। इसे लेकर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें इश्यू प्राइसिंग पर ज्यादा डिस्क्लोजर का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक इश्यू प्राइस के लिए कंपनी को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बताना होगा। घाटे वाली कंपनियों के आईपीओ के डीआरएचपी में पूरी जानकारी देनी होगी। आईपीओ अर्जी से 3 साल पहले के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देना होगा। साथ ही 18 माह में किस आधार पर नए शेयरों का वैल्यूएशन हुआ ये भी बताना होगा। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर पर 5 मार्च तक सभी से राय मांगी। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 5.8% रह सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही थी। आपको बता दें कि एनएसओ 28 फरवरी को तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू इकोनॉमिक
एक्टिविटी की उम्मीद के अनुरूप तेजी नहीं है। प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी कोरोना से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। कुछ इंडिकेटर्स दिसंबर तिमाही में मांग में कमी के भी संकेत दे रहे हैं, जो जनवरी महीने में भी है। कोल इंडिया ने कोयले के प्रोडक्शन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। कंपनी ने कहा है कि कोयले की कीमत अगर नहीं बढ़ी तो उसके पास प्रोडक्शन घटाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। एनालिस्ट के साथ कॉन कॉल में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि माइनिंग का कॉस्ट बढ़ने से कंपनी पर कीमतें बढ़ाने का भारी दबाव है। उन्होंने कहा कि कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोल इंडिया के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज के लिए ये ज्यादा अहम है, क्योंकि इसके बिना उनके लिए परिचालन जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। वेदांता ग्रुप ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंट्री के $15 अरब का प्रावधान किया है। कंपनी की योजना निवेश को $20 अरब तक बढ़ाने की है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सेमीकंडक्टर कारोबार की अगुवाई करने वाली ग्रुप की फर्म अवांस्ट्रेट को उम्मीद है कि 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले तैयार होने लगेंगे। अवांस्ट्रेट ने सेमीकंडक्टर सेंटर और डिस्प्ले यूनिट लगाने के लिए आवेदन किया है। वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 8 फरवरी को कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के दौरान शहर में 21 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज प्रचार थम गया। यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान में 2 करोड़ 16 लाख वोटर 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पंजाब की 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को होने जा रहे मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से कई निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक बाहरी क्षेत्रों से चुनाव प्रचार के लिए आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को हल्का छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। पंजाब में विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले ये मुलाकात हुई है। बीजेपी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा धड़े के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर सताने लगा है, इसलिए उन्होंने नेताजी को मैदान में उतारा। उन्होंने कहा कि 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा और राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफियाओं के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम के नारे लगते हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार थमने से पहले आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन में चुनावी रैली की। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली थी और दूसरे चरण में तो गठबंधन ने शतक लगा लिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है। ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है। गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है? और हजारों करोड़ रुपया आया है, लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां चला गया, न जाने कहां ले गए रुपया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए वो आतंकवादी हैं। उन्होंने पूछा कि अगर वो आतंकवादी हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। केजरीवाल ने कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए कहा कि एक कवि के आरोपों को पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दोहराया है, ये सभी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल को अनुराग ठाकुर ने पंजाब विरोधी बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में सत्ता की भूख होती है। अरविंद केजरीवाल पंजाब आकर झूठ बोलते हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि दिल्ली में एक भी सिख मंत्री नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो सत्ता की भूख जिनकी कम नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जिस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं वो देश और पंजाब के हित में नहीं है। कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपना 13 पॉइंट का घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनते ही 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को देने का भी वादा किया है। चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीएम चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, प्रभारी हरीश चौधरी और पवन खेड़ा मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम चन्नी ने कहा कि वो पहले हस्ताक्षर से 1 लाख नौकरियां देंगे। पीएम मोदी ने आज मुंबई को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 2 लोकल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने कहा कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है और जयंती से एक दिन पहले ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन की शुरुआत एक अच्छी पहल है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग रेल लाइन हो जाएगी। कर्नाटक हिजाब विवाद का हल आज भी नहीं हो पाया। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। उधर कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में आज भी हिजाब पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं दी गई। कर्नाटक सरकार की ओर से एजी ने कहा कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेजों की ओर से तय यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर 40 में। अब बढ़ते हैं देश दुनिया की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई संपत्ति लौटाई जाएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस ले लिए हैं। अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि लोगों से वसूल किया गया हर्जाना राज्य सरकार वापस कर दे और नए कानून के तहत बने क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश पर दोबारा वसूली करे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे जेल से हिरासत में लिया है। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की थी। ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कई स्थानों पर तलाशी ले रही है। कुछ अंडरवर्ल्ड के भगोड़े और राजनेता भी रडार पर हैं। माना जा रहा है कि इकबाल कासकर जेल में रहते हुए अपने भाई दाऊद का अवैध धंधा चला रहा था। इस सिलसिले में ईडी उससे पूछताछ करना चाहती है। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। गनीमत ये रही कि ग्रेनेड निशाने पर न लगकर दूसरी जगह फट गया। सुरक्षा बलों को कुछ दूरी पर जाकर फटा। फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हमले में एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। दुकानदार ने बताया कि अचानक हमला हुआ, 30 से 40 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली आईईडी मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। दिल्ली की सीमापुरी में मिले आईईडी का कश्मीर से कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली में मिला आईईडी कश्मीर जैसा ही है। दिसंबर में कश्मीर और पंजाब में भी आईईडी मिला था। आपको बता दें, बीती रात सीमापुरी में एक घर से आईईडी से भरा बैग मिला था, जिसके बाद एनएसजी की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर और सीकर में आज सुबह 8:01 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जयपुर से 92 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था।
ये ज़मीन से 5 किलोमीटर नीचे आया और इसका केंद्र सीकर का देवगढ़ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपन के साथ तेज आवाज़ भी सुनाई दी। इसमें जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सुबह आए भूकंप के झटके साथ ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। मधुर भंडारकर के निर्देशन में बन रही फिल्म बबली बाउंसर की शूटिंग शुरू हो गई है। मधुर भंडारकर बबली बाउंसर से पहले इंदु सरकार फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म में तमन्ना भाटिया मुख्य किरदार में है। फिल्म के नाम से ही लग रहा है कि तमन्ना का इसमें बाउंसर का किरदार है। इससे पहले तमन्ना भाटिया बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ नजर आ चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड में इस बार लीड और मजबूत रोल में दिखाई देंगी। फिल्म बाहुबली के बाद तमन्ना की फॉलोइंग शिप में तेजी से इजाफा हुआ था। वो पिछले साल साउथ की फिल्म सिटी मार में नजर आई थी। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गंगूबाई काठियावाड़ी की जबरदस्त धूम देखने को मिली। इस दौरान आलिया भट्ट का अंदाज और खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना हो गया। आलिया की ये फिल्म 25 फरवरी को थिएटरों में रिलीज हो रही है। गंगूबाई काठियावाड़ी के वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान आलिया भट्ट व्हाइट साड़ी में नजर आई। इस दौरान गंगूबाई के स्टाइल में पीछे मुड़कर नमस्ते करते हुए आलिया का अंदाज देखने को मिला। लोगों को खूब ये अंदाज पसंद आया। इस दौरान आलिया भट्ट के साथ फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी नजर आए। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडिस, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, अरशद वारसी और प्रतीक बब्बर ने अहम भूमिका अदा की है। अक्षय कुमार ने फिल्म में गैंगस्टर का रोल निभाया है और बच्चन पांडे के रूप में उनका खूंखार अंदाज डराने वाला है। कई सीन में उनका गैंगस्टर लुक जबरदस्त लगा है। अक्षय के खूंखार अंदाज ने ट्रेलर में तो 4 चांद लगा दिए हैं। बड़े पर्दे पर गुर्राते हुए बच्चन पांडे को देखना एक अलग अनुभव जरूर देगा, लेकिन ट्रेलर में अक्षय जैकलीन की केमिस्ट्री फीकी लगी है। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर और सिंगर शिवानी दांडेकर की प्री वेडिंग सेरेमनी एक दिन पहले से शुरू हो चुकी है। बीते दिन उनकी हल्दी मेहंदी सेरेमनी शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री वेडिंग के संगीत सेरेमनी में फरहान अपनी होने वाली दुल्हनिया शिवानी के लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस डेडिकेट करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक संगीत सेरेमनी में रिया चक्रवर्ती का स्पेशल डांस परफॉर्मेंस होगा। साथ ही इसमें कपल के फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स और कई सेलेब्स भी शामिल होंगे। डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स सीजन 5 जल्द ही शुरू होने वाला है। इस सीजन में रेमो डिसूजा, सोनाली बेंद्रे और मौनी रॉय जज की कुर्सी पर बैठेंगे। शादी के बाद ये पहला शो होगा जिसमें मौनी रॉय टीवी पर नजर आएंगी। शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है। बता दें कि शो के पहले 4 सीजन बेहद सफल रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इसके लिए ऑडिशन राउंड हुए थे। डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स में प्रतिभाशाली बच्चों के बीच किसी एक को विजेता घोषित किया जाएगा। शो में 3 से 13 साल तक के बच्चों को मौका दिया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के सबसे बड़े स्टार सुनील नारायण ने 15वें सीजन के आगाज से पहले धमाकेदार पारी खेली। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। इतना ही नहीं, अपनी 57 की पारी में उन्होंने 56 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बनाए। नरेन की टीम जीत के साथ T20 लीग के फाइनल में भी पहुंच गई है। श्रीलंकाई टीम इंडिया में 3 मैचों की T20 और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। हालांकि पूर्व कप्तान विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में नजर नहीं आएंगे, जबकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस सीरीज में मैदान पर वापसी करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट से उबर चुके हैं। बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मैच 24 फरवरी को लखनऊ में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जल्द ही अपनी टीम के नए कप्तान का ऐलान करने वाली है। पिछले साल विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी थी। ऐसे में आरसीबी के नए कप्तान के नाम पर ऐलान जल्द हो सकता है। आरसीबी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि फाफ डू प्लेसिस कप्तानी के लिए सही दावेदार है। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद सनराइजर्स हैदराबाद टीम के असिस्टेंट कोच साइमन कैटिच ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप है कि टीम को जिस तरह से चलाया जा रहा था उससे कैटिच नाखुश थे। उनके इस फैसले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या टीम के मालिक ये फ्रेंचाइजी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में 3 कोच हैदराबाद का साथ छोड़ चुके हैं। इंडियन क्रिकेट टीम को 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत दिलाने वाले ऑलराउंडर राजवर्धन हंगरगेकर मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि राजवर्धन हंगरगेकर पर अपनी असली उम्र छिपाने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट के कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया ने दावा किया है कि राजवर्धन ने अपनी असली उम्र छिपाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजवर्धन हंगरगेकर की असल उम्र 21 साल है। उन्होंने अपनी उम्र कम बताकर अंडर 19 विश्व कप खेला है।
एक तरफ पुतिन ने यूक्रेन रूस बॉर्डर के पास से अपने सैनिकों की वापसी की बात कही है, तो वहीं यूक्रेन ने कहा कि उसके आसपास रूसी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का दावा है कि उनकी सीमा के पास रूसी सैनिकों की संख्या 1,29,000 से बढ़कर 1,49,000 हो गई है। हालांकि रूस ने साफ किया है कि उसकी यूक्रेन पर हमले की कोई योजना नहीं है। इस बीच रूसी सेना ने अपना सैन्य अभ्यास जारी रखा हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन कल होने वाले सैन्य अभ्यास का खुद निरीक्षण करेंगे। पाकिस्तान में भले ही इमरान खान की सरकार हो, लेकिन पूर्व पीएम नवाज शरीफ का जलवा अभी भी कायम है। एक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री इमरान खान की तुलना में देश के कई प्रांतों में लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनवा में 46% और सिंध प्रांत में 51% की लोकप्रियता के साथ नवाज शरीफ इमरान खान से आगे चल रहे हैं। एक और सर्वे में पाया गया है कि 45% से अधिक पाकिस्तानी अपने इमरान खान के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे से सहमत नहीं हैं। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की 80वीं जयंती मनाई है। यह जश्न -15 डिग्री तापमान में कड़कड़ाती ठंड के बीच मनाया गया। किम जोंग इल की साल 2011 में मौत हो गई थी। यह जश्न चीनी सीमा के पास समजियोन शहर में मनाया गया। इस दौरान कॉन्सर्ट किया गया, आतिशबाजी हुई और आउटडोर सेरेमनी की गई। ब्रिटेन पर यूनिस नाम के तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बचाव के लिए लोगों को घर पर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने लंदन सहित उत्तरी इंग्लैंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां हवा की रफ्तार 100 मील प्रति घंटा होने की संभावना है। खबरों के मुताबिक हवा की अधिक रफ्तार के कारण घरों की छतें उड़ सकती हैं और बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में लोगों की जान के खतरे को देखते हुए घर में ही रहने की सलाह दी गई है। तूफान के खतरे को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने लंदन के हीथ्रो और दूसरे एयरपोर्ट पर 80 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया है। पोर्श, लैम्बोर्गिनी और ऑडी सहित फॉक्सवैगन ग्रुप की हजारों लग्जरी कारों को ले जा रहे एक मालवाहक जहाज समुद्र के बीचों बीच फंस गया है। दरअसल अटलांटिक महासागर में अजूरेज द्वीप समूह के पास ये मालवाहक जहाज आग लगने की वजह से फंसा है। जहाज पर तैनात 22 क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। वहीं जहाज को समुद्र में बिना किसी क्रू मेंबर के समुद्र में छोड़ दिया गया है। द फैसिलिटी एस नाम का जहाज अमेरिकी राज्य रोज आइलैंड में डेविसविले बंदरगाह की ओर जा रहा था। इस दौरान इसमें आग लग गई। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। बने रहिए जी बिजनेस पर।